हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईस्ट विद्भूषण पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों को लगातार हम वीडियोस दे रहे हैं। घटना चक्र की बुक द्वारा सभी वीडियोज आपको कराए जा रहे हैं। बीपीएससी द्वारा अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, तो फिजिक्स के सभी वीडियोज आपको 1 से 3 वीडियो में समाहित किए गए हैं। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ भी आपको 1 से 2 वीडियो में उसको कवर कर लिया गया है। बायोलॉजी का भी आपकी ये तीसरी वीडियो है। 3 वीडियो में आपके बायोलॉजी के सभी प्रश्न कवर कर लिए जाएंगे जो बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न आपको घटना चक्र की बुक द्वारा कराए जा रहे हैं, आप उस बुक को देख सकते हैं। चलिए यहाँ से प्रश्नों को हम शुरू करते हैं 91 से प्रश्नों को, क्योंकि कल हम लोगों ने 90 प्रश्न कर लिए थे। आप देख भी सकते हैं, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, यही प्रश्न हम लोगों ने कल की वीडियो में किया था। आज से हम शुरू करेंगे 91 और आज ही की वीडियो से बायोलॉजी के सभी प्रश्न कवर कर लिए जाएंगे जो बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये आपका 2022 में बीपीएससी द्वारा पूछा गया है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। तो वो प्रक्रिया होती है परासरण। पानी मिट्टी से जड़ों में परासरण की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर क्यों जाती हैं? कारण आपको बताना है। तो वे सांस नहीं ले पाती हैं जब उनको बाहर निकाल लिया जाता है। हवा में लगभग 21% यानी 20.90 या 91% आपको लिखा मिले, ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो या ये मिले आपको ऑप्शन में, या तो 21 मिले, तो दोनों परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% ऑक्सीजन है, किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी से होने वाले घुटन के कारण मर जाती हैं। तो ऑक्सीजन की जो कमी के कारण उनको घुटन होती है, उसके कारण ही ये मर जाती हैं। इसका कारण यह है कि जहाँ पानी में बहाव के साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है, पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं कह सकते हैं सीधी भाषा में, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। तो यही कारण है कि उनको बाहर निकालने पे उनके जो गलफड़े हैं आपस में चिपक जाते हैं, और उसका कारण है कि जो गैस है उसका दबाव घनत्व बढ़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके बुक में दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद आए तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 93वां क्वेश्चन आपको देखते हैं कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो आवास कहते हैं सिंपल सी भाषा में। और किस प्रजाति विशेष, तो किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह एक्चुअल लोकेशन, आवास, हैबिटेट कहलाता है। तो यहाँ हैबिटेट ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, हैबिटेट। ये चीज़ें भी आपको दिमाग में सेट करके जाना है कि एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए थोड़ा सा घुमा के भी प्रश्नों को रख सकता है। उसी अंग्रेजी को हिंदी लैंग्वेज में लिख करके दे सकता है, और हिंदी में तो आपको लिखा ही मिलता है। तो तमाम चीज़ें आपको देखनी है। अगर हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रश्न एक साथ मिलते हैं तो आपको आसानी होगा समझने में चीज़ें, जब आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध द्वारा पहचानते हैं। सीटेट में आपने कई बार पढ़ा होगा इसको। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती हैं। ये दृष्टि, आवाज़, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं या भिनभिनाती हैं, नाचने लगती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से भी पहचानती हैं। तो ये तमाम बातें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में आपकी बुक में दी गई है, याद रखने की आवश्यकता है ताकि आपका जो भी डाउट हो क्लियर रहे। जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं दोस्तों। तो लाइक ना करने का कारण आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए जो चीज़ें आपको चाहिए
कहाँ से आपको कौन सी वीडियो चाहिए, क्या टॉपिक आपको लेकर आएँ, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो उसका काफ़ी लोग आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक तो ज़रूर कर दिए। लाइक में कुछ भी आपका नहीं लगने वाला है तो लाइक करिए फटाफट से, जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो लोहा होती है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारी मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। इस प्रश्न को आगे भी एक दो वीडियो पहले हमने अपलोड की थी, उसमें भी ये प्रश्न कराया गया है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहा जाता है। अगली की जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसके बाद, उसमें हम आपके बिहार के भूगोल यानी कि कह सकते हैं कि बिहार का स्पेशल भूगोल जो बीपीएससी द्वारा प्रीवियस में पूछा गया है उसका प्रश्न होगा। उसके बाद वहाँ का इतिहास जो स्पेशल बिहार का है, प्रीवियस ईयर में आपके बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, उसकी वीडियो आपको देंगे। उसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रश्न का भी वीडियो आपको मिलेगा जो आपके बीपीएससी द्वारा प्रीवियस में पूछे गए हैं। इन तमाम चीज़ों की वीडियो आपको आने वाली है। फटाफट से आप हमारे चैनल से जुड़ें, इस परिवार को भी और अधिक से अधिक सपोर्ट करके इसे बढ़ाने की कोशिश करें। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। कई बार हम लोगों ने इस प्रश्नों को किया है, तो आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि बीपीएससी किस टाइप के प्रश्नों को बार बार दोहराता है। लगातार इस प्रश्न को 3-4 बार बीपीएससी ने पूछा है 2000 और 2001 में। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं एज ए प्रूफ के तौर पे, इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है, जिससे अधिक मूत्रस्रावन होता है, आपको डायबिटीज हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बीपीएससी किस टाइप के प्रश्न को दोहराता है और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर करने का दोस्तों बहुत ही आवश्यकता है आप लोगों को, क्योंकि बीपीएससी ही आपका एग्ज़ाम ले रहा है और वो बीपीएससी उसी प्रश्न को बार बार दोहराता भी है। तो इम्पोर्टेंट बहुत है। आप जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, पहले उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद इधर उधर आप करंट अफेयर्स या तमाम चीज़ों पे आप भटकिए। एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? देखिए, मान लीजिए अगर आप करंट अफेयर्स के चक्कर में पढ़ते हैं तो 10 से 20 प्रश्न कवर कर पाएंगे, तो इसमें आप ज़्यादा समय ना लगाइए। जो चीज़ें और ज़्यादा आपको सकता है, इसको तो आप अगर 10 से 20 क्वेश्चन की बात रहेगी तो 5 दिन भी आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स मोस्ट चीज़ें, तो आप कवर कर लेंगे आसानी से। 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसमें आप बिल्कुल प्रवीणता पूर्वक तैयार रहें प्रश्न को करने में। एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा फैलता है? ये भी प्रश्न दोबारा फिर से पूछा गया है विषाणु द्वारा। कल की वीडियो में इसको हमने आपको कराया था। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है, ध्यान दीजिएगा, याद रख लीजिएगा। एड्स रोग का कारण विषाणु है, HIV। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो ये HIV द्वारा एड्स होता है, घुमा के पूछा गया। कल की भी वीडियो में हमने कराया है, उसको भी आप देख लीजिएगा, आपने नहीं देखा है। तो यहाँ प्रश्नों को किस तरह से थोड़े से फेरबदल करके बीपीएससी पूछा है। हर एक प्रश्न आप देख सकते हैं। HIV इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। हमने कहा है आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगर आपने याद करके रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके द्वारा एड्स AIDS, इसका भी फुल फॉर्म आपको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। HIV का ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। तो दोनों चीज़ें एक साथ आपको दी गई हैं, बिल्कुल आसानी से याद हो जानी चाहिए। निमोनिया एक संक्रमण है, तो निमोनिया आपका फेफड़ों का संक्रमण है। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों से प्रदाह उत्पन्न करता है, या संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। तो ये प्रश्न जो आपको दिया गया है, तो ये इसको भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं और कवकों द्वारा किसको हानि होती है?
तो आपको ऑप्शन दे देगा फेफड़े को, तंत्रिका को, त्वचा को। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि फेरबदल करके एग्जाम में प्रश्नों को दिया जाता है। प्रश्न आपके वही होते हैं, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं। तो स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांतता से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों में 2 XX क्रोमोसोम, लिंग निर्धारक क्रोमोसोम जिसको कहते हैं, ये होते हैं, जिससे एक एक्स जो वर्णांतता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्य एक्स क्रोमोसोम से उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाता है। तो एक्स क्रोमोसोम महिला जो है केवल वाहक है, जिसके कारण से आपको ये देखने को मिलता है कि दूसरे पुरुष में ये रोग मिलता है। तो महिला जो है एक्स क्रोमोसोम का वाहक होती है, ये पीड़ित नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन हम लोगों ने केमिस्ट्री के भी प्रश्न में किया था, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था केमिस्ट्री वाले में प्रीवियस ईयर में। तो एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक ज्वरहर यानी ज्वरनाशी कह सकते हैं दवाएं वेदना निवारक का काम करती हैं। वेदना का मतलब है दर्द निवारक। इन दवाओं को बिलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे गेहूं की खेती के लिए। जो आप यूरिया डालते हैं खेतों में, अगर आप कृषि से हैं, किसान के बच्चे हैं, तो आपको बखूबी पता होगा। तो जो यूरिया आप डालते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में आयन किस धातु का पाया जाता है, ये आपको बताना है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक पिगमेंट जिसको कहते हैं, यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। तो आपको यहाँ से पता चल गया है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। अगला प्रश्न है पेड़ पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। हरे पादप स्वपोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसकी क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है कि प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल स्तर H2O हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। ये रिएक्शन दिया गया है, आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि आप एग्जाम में रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। इस रिएक्शन से आपका खाद्य संश्लेषण तैयार होता है क्लोरोफिल के माध्यम से और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड से। कीट भक्षी पौधे में मिट्टी की किसकी कमी है, किसकी कमी से उगते हैं दोस्तों? तो कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। कीट भक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कई सारे लोग देख रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 150-200 लोग देख रहे हैं इस समय वीडियो को, लेकिन लाइक बहुत कम है दोस्तों। आप लोग जो है लाइक तो कर दिया करिए, उसमें आपका थोड़ा सा भी कोई मेहनत की बात नहीं है, लेकिन आप लाइक क्यों नहीं करते हैं इसका कारण तो हमें नहीं पता है। अगर कोई समस्या हो लाइक करने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने इस वजह से आपकी वीडियो को लाइक नहीं की है, वीडियो आपका अच्छा नहीं है, कंटेंट में कमी है, क्या चीज़ें हैं, क्या वजह है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि उसको सुधारा जा सकते। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग आपको बताना है, पुष्प होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पूछा गया है, तो प्रश्नों को कहने की जो प्रकृति है या क्या पूछा जा रहा है, हम कह सकते हैं साधारण भाषा में
उसे आपको पकड़ना होगा, ज़्यादा जल्दबाजी भी आपको नहीं करनी है। जैसे इस प्रश्न में पूछा गया कि जीवन चक्र की दृष्टि से आपको बताना है कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। अब कारण जान लेते हैं। पुष्प ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है। वो दोस्तों जो मूल कारण है कि जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है फूल पौधे का, जिससे बीज बनता है, बीज के अंकुरण से पुनः पौधा बनता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में फिर से आएगा थोड़े से फेरबदल में। पौधे का तना पौधे से सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा खाली स्थान में मदद करता है, यानी किस में भी मदद करता है। तो यहाँ ऑप्शन जा रहा है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो भोजन के भंडारण और प्रकाश संश्लेषण। तो हम आ जाते हैं फैक्ट्स पे। पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है, और यह पौधों की पत्तियों, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। तो यहाँ से आपकी सभी बातें सही होती हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में इसी तरह के 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। आप OMR वेबसाइट से निकाल करके उससे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आपको ना मिले या कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको हम उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि यहाँ कंटेंट के साथ आपको सिखाते भी हैं कि कैसे आपको एग्जाम निकालना है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष आपको बताना है, सिकोया राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा वृक्ष रेडबुक, सिकोया, सेम्परविरेंस, याद रखिएगा, ऐसे भी आपके एग्जाम में लिखा आपको मिल सकता है। तो सिकोया, सेम्परविरेंस या सिकोया, तो दोनों में से कोई भी शब्द आपको लिखा मिले, दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म बुल्फिया है। तो सबसे छोटा की बात करें वृक्ष की तो आपका बुल्फिया हो जाएगा। थोड़े से फेरबदल में प्रश्नों को रखा जाएगा ताकि आपको फंसाया जा सके। ये एग्जामिनर का एक अपना अलग थ्योरी होता है एग्ज़ाम के स्तर को कठिन बनाने के लिए, छात्रों को फंसाने के लिए। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। देखिए एस्पिरिन है, इसका फिर से आपसे एग्जाम में पूछा गया, यानी कि हम कहते हैं आपको जो चीज़ें कि बार बार पूछी जा रही हैं, BPSC प्रश्नों को दोहराता है। आप इसको हर हाल में प्रीवियस ईयर को आज बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके जाना है। एग्ज़ाम से पहले अभी समय काफ़ी है आपके पास, तो आप लोगों को समय काफ़ी मिल रहा है, उसको आप पूरा आप उपयोग करिए, अधिक से अधिक समय दीजिए पढ़ाई में। तो एंटीपायरेटिक है एस्पिरिन आपकी। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% होती है, जो अन्य फलियों से ज़्यादा होता है। देखिए कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है सोयाबीन की, जो आप बरी लेते हैं, बरी, वो सोयाबीन को उसका जो तेल निकाला जाता है उसकी खरी कह सकते हैं। जैसे आप राई का तेल पिलवाते हैं, जो बच्चे न जानते हों, राई जिसको सरसों बोलते हैं, तो सरसों को चक्की में पेरने के बाद उसकी जो वेस्टेज निकलता है जिसको खली कहा जाता है या खरी बोलते हैं देहात में उसको, उसी प्रकार के सोयाबीन को जब इसका चक्की में पेराई करते हैं तो उसमें आपकी एक जो इसका वेस्टेज निकलता है जिसको खरी बोलते हैं या बरी बोलते हैं, इसी को सिंथेटिक करके फिर से बना करके बाज़ारों में बेचा जाता है, जिसकी सब्ज़ी आप खाते हैं आलू के साथ मिक्स करके, इसको आप फुलाते हैं। इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसमें आपका सोयाबीन में जो दाना मिलता है उसको आप खाइए, उसमें प्रोटीन मिलेगा, ना कि इसके बरी में। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आप किराना की दुकान से सोयाबीन की बरी ले जाते हैं, उसमें आपको प्रोटीन नहीं मिलता है। थोड़ी बहुत मात्रा में जो भी तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको प्रोटीन का फुल लाभ लेना है तो आप वहाँ से दुकानदार से मांगिए सोयाबीन का दाना, जो आपको सफ़ेद कलर का मिलेगा। तो यहाँ से ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है तना काट। गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली, कलम,
पेड़ी द्वारा होता है, लेकिन हर मुड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताज़ी डाली कलियों का पुनः रोपण करना पड़ता है। तो जो भी हमारे गन्ने किसान के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा ये चीज़ें। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेप्लेसिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेप्लेसिया है। यह इंडोनेशिया वर्षा वन में डॉक्टर सोफेस अर्नाल्ड द्वारा 1818 में पहली बार खोजा गया। तो ये प्रश्न तो कई एग्जामों में आया है, सीधे तौर पे आपसे संसार का सबसे बड़ा पुष्प पूछा गया है, लेकिन जब आपसे कह दे कि ये कहाँ खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया, किस सन में खोजा गया, तब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी कंटेंट आपको दिया गया है आपकी बुक में उसको आपको याद होना चाहिए, तभी आप करके आएंगे, वरना आप छोड़ करके एग्जाम में आएंगे। तो यह इंडोनेशियाई वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 ईस्वी में पहली बार खोजा गया। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर तक तथा वजन 10 किलोग्राम तक होता है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर आएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए पहले से ही। इनको जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया है। हरगोविंद खुराना जी को ये जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। इन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया, इसके प्रश्न को हम लोगों ने किया था। इसके रोकने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है, उसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये इसको हास्य गैस कहते हैं। तो यहाँ आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसके पहले की जो वीडियो आपने नहीं देखा होगा उसमें आप देख लीजिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, जैसा कि इस बुक में आपको दिया गया है। उपरोक्त प्रश्न की संख्या की व्याख्या देखें, तो अगले वीडियो में उसकी व्याख्या दी गई है। प्रश्न भी आपका यही है, सेम, कोई बदलाव नहीं है। बीपीएससी आपका बार बार वही पैटर्न, वही प्रश्न सीधे तौर पे पूछता है, लेकिन आपको फेर बदल करके भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग भी लगा के रखना है, क्योंकि एग्जाम का स्तर कठिन हो सकता है थोड़े से फेर बदल में। आर्कियोप्टेरिक्स, ये आपका जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, आएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ये आपकी स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन को वर्गीकृत मतलब कि किस में गिने जाते हैं, तो स्तनी में गिने जाते हैं। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं, इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो एक चीज़ भी यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं दोस्तों उसे आप याद जरूर रखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हों, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो ये आपका 6 रोग हो जाएगा। भारत में 6 रोग से वर्ष 2016 से 4.23 लाख लोगों की मृत्यु हुई। 6 रोग का कारण जीवाणु है, उसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इसी को 6 रोग कहते हैं। ये जीवाणु का नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। 6 रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। तो दोस्तों भारत में 6 रोग से वर्ष 2016 में 4.23 लोगों की मृत्यु हुई। 6 रोग का कारण जीवाणु है। एक बात यहाँ से आपको ये ध्यान रखनी है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस 6 रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। तो 6 रोग का जीवाणु का नाम याद होना चाहिए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं। रात के समय, देखिए टीबी कहते हैं जिसको, ध्यान रखिएगा, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि इसका कारण आपको बताएं दोस्तों। तो इसका सिंपल सा कारण आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो चलिए आ ही जाते हैं आपके आंसर पे। कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं यानी छोड़ते हैं रात के समय में पेड़ पौधे। तो रात के समय में पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है। इसका मूल कारण है कि पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं रात के समय में।
अगर आप रात के समय में उसके नीचे सोते हैं तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आपको अधिक मिलेगी। इसी कारण से आपको रात के समय में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। निम्न में से सबसे मीठी चीनी आपको बतानी है फ्रुक्टोज। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी आपसे पूछा गया है। सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का अणुसूत्र ध्यान रखना है C6H12O6 होता है। यह प्राकृतिक पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है दोस्तों, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप देखते हैं अगला प्रश्न, शर्कराओं में सबसे मीठी। आप देख भी सकते हैं दोस्तों, उसी प्रश्न को कैसे फिर से इन्होंने रखा है 2004 में, प्रूफ के तौर पे आप देख भी सकते हैं। तो फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है जो सर्वाधिक मीठा होता है, तो यहाँ से फ्रक्टोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही प्रश्न आपका 2004 में, 2020 में, तो आप देख सकते हैं कि प्रश्नों को पूछने का जो तरीका है बीपीएससी का, वो आपका बार बार जो वही प्रश्न दोहराता है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र आपको बतानी है। पीछे के भाग में आप कड़वाहट की संवेदना पा सकते हैं। मानव जीव का अग्रछोर मीठे, पश्चभाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्रछोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। तो जो स्वाद हमें मिलता है आगे के भाग में मीठे, पश्च भाग में कड़वे, तो ये जीभ में जो हमें आगे स्वाद देता है वो मीठा देता है, पश्च भाग में कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्रछोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव हम करते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको अगर एक एक करके तोड़ के आपके एग्जाम में पूछे तो ये क्वेश्चन आपको कठिन लग सकता है। आप इसे स्टार लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये ध्यान होना आवश्यक है। मटर पौधा है, तो मटर पौधा है, साग है दोस्तों, साग। मटर साग कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी की फसल है। स्वर्णरेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। जैसा कि केला आपका एक पेड़ नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें आपको छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो फलियों में दोस्तों, चलिए हम पॉइंट पे ही आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लिग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत शामिल हैं। तो फलियों में दोस्तों ये किस कुल के हैं, तो लिग्यूमिनोसी आपको याद होना चाहिए। ये इनके पौधे आपके लिग्यूमिनोसी कुल के हैं। इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि। अगर इन फलियों को आप बोते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की क्षमता आपके खेत में बढ़ जाती है। उसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जो आपकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो फलियों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन पाई जाती है। ये किस कुल के पौधे होते हैं, लिग्यूमिनोसी कह सकते हैं। ये दो तीन बातें मगर मोटी बातें आपको याद रखनी है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, TSH, यानी कि आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ से आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ध्यान रखना है ताकि शॉर्टकट दे तो भी आपसे प्रश्न छूटे नहीं, अगर उसका फुल फॉर्म भी आए तो आप भी छूटे ना। तो थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनिमय करता है। यह हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपकी एग्जाम में फिर से थोड़े से फेरबदल में आपसे पूछा जा सकता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड कह सकते हैं जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन
या थायरोट्रोपिन, जिसका श्रवण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाओं करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले पीयूष ग्रंथि TSH का श्रवण बढ़ जाता है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का श्रवण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। कहीं कहीं आपका घेंघा ना लिख के ग्वाइटर लिख के आता है दोस्तों, इस तरह से अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में ग्वाइटर इस टाइप से लिखा मिलेगा आपके ऑप्शन में। जैसा कि हमने आपको बार बार हर एक वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके जवाब भी अंग्रेजी के जवाब को हिंदी में लिख करके आपको देता है, जिससे हमने आपको यहाँ दिखाया कि घेंघा ना दे करके ग्वाइटर आपको इस तरह हिंदी में लिख करके ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ध्यान देने की आवश्यकता है, बारीकियों को समझने की आवश्यकता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं दोस्तों। मानव एवं अन्य जीव आपका सर्वाहारी है। मांसाहारी द्वितीयक या गौण उपभोक्ता होता है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उत्पादक आपके पौधे होते हैं। सदैव हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछता है कि प्राथमिक उत्पादक पौधे आपको याद रखना है, सभी हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक हैं। अब अगली वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं बिहार के स्पेशल भूगोल, इतिहास और विविध मिसलेनियस के प्रश्न, जो आपके आने वाले बिहार टीचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आपके BPSC द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे और यही बुक से होंगे, घटना चक्र की बुक से होंगे दोस्तों। बस आप वीडियो में बने रहें, अधिक से अधिक संख्या में इसे जुड़े रहें। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।